नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज की कोरांव विधानसभा में हैं और कोरांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार लालजी पाल धनगर जी हैं। उनको निराला नाम से भी लोग जानते हैं। लालजी पाल धनगर जी से आज हम कोरांव की राजनीति पर बहुत ढेर सारी बातचीत करेंगे। आइए मुलाकात करवाते हैं। धनगर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। धनगर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कोरांव प्रयागराज से बहुत दूर एक रिमोट एरिया में पड़ता है और यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होता है। आज तक अभी ये किन मामलों में ज़्यादा पिछड़ा हुआ है? ये मुख्य रूप से अभी तक ये देखा गया कि जितने भी विधायक हुए और सही रूप से यह इलाका, अभी तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन पहले तो शिक्षा के मामले में पीछे था, लेकिन अब आगे हो गया है। अब मुख्य रूप से इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक कोई मंत्री, हमारे यहाँ विधायक तो बने, लेकिन इधर मंत्री अभी तक कोई नहीं बना। सुरक्षित सीट होने की वजह से ऐसा भेदभाव आपको लगता है? हाँ, देखिए, सुरक्षित सीट की वजह से तो बहुत ही अंतर हुआ है, बहुत अंतर पड़ा है। सुरक्षित सीट के नाते यह क्षेत्र जो कोरांव विधानसभा क्षेत्र है, और ये निश्चित है कि बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि सही इसका विकास नहीं हो पाया कि विधानसभा में चल करके जो भी क्षेत्र की समस्या है वो विधानसभा में उसकी आवाज उठाई जाए, उसकी मांग की जाए, प्रस्ताव किया जाए। हमने तो ये सुना है कि राजबली जैसल ने, जब वो विधायक थे, तो उन्होंने बहुत ढेर सारे डैम, बहुत ढेर सारे जो है नहरों के लिए उन्होंने काम किया था, सड़कों का काम किया था। तो फिर आखिर क्या कमी रह गई? नहीं, राजबली जैसल तो किए, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए। और इधर जो है मान ली कुंवर साहब भी सांसद थे, वो भी कई डैम और टैंक बनवाए, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह इलाका इतना पीछे हो गया है कि सिंचाई का अभाव, बहुत बड़ा सिंचाई का अभाव है। ये लापर क्षेत्र जो है नहर बहुत पुराने से बनी है, ये तो हो रहा है, लेकिन जगह जगह उपरोध की बात है। और दक्षिणांचल में देखा जाए, बेलन नदी के दक्षिण पार सिंचाई का अभाव है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। कई बार मांग की गई कि कम से कम जो है 1-2 डैम बनवा दिए जाएं, जहाँ की सिंचाई की सुविधा पूर्ण हो सकती है पाल क्षेत्र की। और इधर उपरोध में भी जो है बेलन में लिफ्ट लगवा दिया जाए, उपरोध की समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका। इसलिए हमारा ये क्षेत्र और पीछे हो गया, क्योंकि अब ये है कि कुछ अपने बाहुबल से लोग परिश्रम कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, कुछ पैदा भी कर लेते हैं। अच्छा धनगर साहब, ये बताइए, क्या वजह रही है कि सोराव में लीडरशिप का अभाव है? अगर हम नाम लें नेताओं के बारे में, और किसी विधानसभा का नाम लें तो 20 नेता आगे आ जाते हैं। अगर इधर नाम लें तो राजबली जैसल, रामदेव निडर और रामकृपाल कोल, यही 2-4 नेताओं, राजमणि कोल, 2-4 नेताओं के अलावा और लीडरशिप क्यों नहीं विकसित हुई? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे जो है अभी तक ये देखा कि यह इलाका वास्तव में मुख्य रूप से तो अशिक्षित रहा, शिक्षा के मामले में पीछे रहा। दक्षिणांचल है, एकदम दक्षिणांचल, एमपी का बॉर्डर पड़ता है, जिसके कारण अब कुछ नए लोग, नौजुवक तैयार हो रहे हैं जो राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं। और पिछड़ने का कारण यही है कि और लोग क्यों नहीं भागीदारी ले सके, तो इसका कारण यह है कि अभी तक कुछ शुरुआत जो हुई तो रामकृपाल से हुई, इसके बाद राजबली जैसल जी हुई, और अब नए नए लोग तैयार हो रहे हैं, वो भागीदारी लेने को तैयार हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है आज चुनाव में ज्यादा पैसा जो है माने रखने लगा है, ज्यादा धन लगने लगा है, और ये पिछड़ा क्षेत्र होने, सुरक्षित सीट होने की वजह से लीडरशिप का इसलिए अभाव हुआ कि पैसा नहीं है? सबसे बड़ी बात तो पैसा का अभाव तो यही है। जो सुरक्षित सीट है, तो सुरक्षित सीट पर लड़ने के लिए जो कमजोर तबका है उसके पास पैसे का तो अभाव मूल्य है। मुख्य रूप से ये मूल है। विचार करते हुए भी लोग, जो शरीफ लोग हैं, वास्तव में भागीदारी, राजनीति में भी शरीफ लोग अगर भागीदारी लें तो वास्तव में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो गरीब हैं और उनके पास पूंजी नहीं है, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जो है यही 3-4 लोग विशेष रूप से भागीदारी ले पाते हैं। अच्छा लालजी पाल धनगर जी, हाँ, आप एक चीज बताइए, आपने भी समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए 2022 के लिए दावेदारी किया है। हाँ, आपके अलावा जो है दावेदारी रामदेव निडर की है, रामकृपाल कोल कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से लड़ते थे, अभी उन्होंने भी जो है सपा ज्वाइन कर लिया, 2 बार विधायक भी रहे हैं। अखंड प्रताप भास्कर, राजमणि कनौजिया और बंधु आदिवासी, इन लोगों ने भी दावेदारी किया है। अब आप बताइए कि जब रामकृपाल कोल समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और 2 बार के विधायक रहे हैं, तो सीन क्या बदला है? अब सीन ये है कि भाई रामकृपाल जी हमारे साथी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन बंधन, जो मेरे समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है, बधाई है। लेकिन कुछ खलबली मची है। क्यों खलबली मची है? इसका कारण यह है कि पूर्व में 2 बार समाजवादी पार्टी के समर्थन से भाई रामकृपाल जी
विजयी हुए, विधायक हुए, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिला, जिसके कारण कई बार जो भी पुनः बार बार समर्थन हुआ 2 बार, लेकिन वो फिसलते गए क्योंकि सपा के कार्यकर्ता साथ नहीं दिए। और आज पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है और पार्टी में रहे, पार्टी की सेवा करें, ये चाहता हूँ। आप ये बताइए, हाँ, पिछले चुनाव में रामकृपाल कौल कांग्रेस से लड़े थे, हाँ, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब भी जो है लगभग 35 से 40 यानी सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के राजमणि कौल को वोट मिला था, 1,08,000 से ज्यादा वोट मिला था। अब आप बताइए, ये जो 40,000 की खाई है, इसको कैसे पाटेंगे जबकि वो गठबंधन में नहीं पाट पाए थे? तो यहाँ सपा तो बहुत कमजोर है। और सपा यहाँ कमजोर नहीं है। मूल बात जो है, यहाँ पार्टी का नेता, बुनियाद पार्टी का होता है कार्यकर्ता। पार्टी की रीढ़ जो है कार्यकर्ता होता है। अगर कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है तो निश्चित है अगर अपने मनमाना टिकट दिया जाएगा तो निश्चित है कि असफलता मिलेगी। अगर आप ये मानते हैं कि अगर रामकृपाल कौल को टिकट दी सपा तो असफल होगी यहाँ? ये पूर्ण रूप से संभावना पाई जा रही, पूर्ण रूप से। यह पूर्ण रूप से इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक विधानसभा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी और मनमाना अगर टिकट दिया जाएगा तो उसका परिणाम बुरा ही होगा, इसमें कोई दो राय। आप मानते हैं कि रामकृपाल कौल के टिकट का विरोध करेंगे? विरोध अब चूंकि जो आवेदन किए हैं और पार्टी में झाड़ू पोछा लगाए हैं, कई बार जेल गए हैं, तो वो आवेदन किए हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उसका विरोध अवश्य होगा। आपको नहीं लगता कि रामकृपाल कौल के सपा में आने से राजबली जयसल की लाठी निकल सकती? अगर वो सपा में आ गए हैं तो निश्चित है कि यह संभावना, जैसा कि मैं रिपोर्ट जनमानस की बात को समझ लिया हूँ, कुछ ऐसी बातें चर्चाओं को सुन लिया हूँ, तो इसे आभास होता है कि अगर वो पार्टी में आए हैं तो अगर हमारा यह कार्यकर्ता सही ढंग से अगर संतुष्ट नहीं है तो निश्चित है कि वो राजबली जयसल भारी पड़ सकते हैं। कहने मतलब यहाँ लड़ाई जो है राजबली जयसल और भाजपा में हो सकती है। अगर कहीं कैंडिडेट सही नहीं उतारा गया तो आपका इशारा यही है कि रामकृपाल कौल को अगर टिकट दिया गया तो? ऐसा, क्योंकि मैं इस चीज को देख चुका हूँ कि दो बार बाद में जीतने के दो बार जीतने के बाद पुनः हम उनको 2 बार समर्थन मिला, फिर भी ये असफल रहे। क्यों? कारण क्या है? बुनियाद जड़ होता है, कार्यकर्ता जड़ होता है, और कार्यकर्ता अगर संतुष्ट है। लालजी पाल धनगर अपने को कितना मजबूत मानते हैं? साहब, लालजी पाल धनगर जो है अपने को मजबूत मान रहा है, क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए और कहने पर थोड़ा ये लगता है कि ये अपने से बात कर रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि अगर टिकट मिला तो गारंटी के साथ है सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वर्ग की वोट मुझे मिलने जा रही है, हर वर्ग की वोट मिलने जा रही है। और यह आवेदन मैं स्वयं नहीं, ये समाज के जनमानस के बातों से, विचारों से लेकर के आवेदन किया गया है। अच्छा धनगर जी, आप एक चीज बताइए, आप समाजवादी नेता हैं। जी सर। आज राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? आज की जो राजनीति है, हकीकत में जो नेता होता है सही नेतृत्व करना चाहिए, क्षेत्र एरिया का विकास करना चाहिए। आज ये जो प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, ये वास्तव में जनतंत्र नहीं रह गया। आज की स्थिति दर्दनाक हो गई है, क्योंकि जो जनतंत्र होता है, जनतंत्र में जनता की आवाज को सुनी जाती है, लेकिन आज जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और मनमाना तानाशाही जैसे आज शासन चल रहा है। कौन सी ऐसी बात है जो नहीं सुनी जा रही? जैसे आज उदाहरण के लिए एक हाल ही का उदाहरण दे रहा हूं। आज जो किसान बिल पास हुआ, इसमें किसानों को लग रहा है कि मेरे लिए यह औचित्य नहीं है। आज देखते हैं दिल्ली के पास कितने लोग लठ है, पुलिस प्रशासन भी वो शासन सत्ता के कहने पर मजबूर होकर चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज माननीय मोदी जी, हम नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम लेना पड़ रहा है, मुझे मजबूर होकर नाम लेना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से तानाशाही जैसे जो आदेश कर दिए, शो कर दिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने वाला पार्टी का नहीं हो सकता, उस पार्टी का नहीं बोलने वाला कोई मंत्री नहीं बोल सकता उनकी मत पर। तो ये बहुत गलत हो रहा है। आज इस तरह से तानाशाही बात, जैसे किसानों के लिए लाठीचार्ज किया गया, किसानों के अहित की बात है, किसान नहीं चाहता है, तो क्यों मनमाना थोपा जा रहा है? आज आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जितने अपराधी हैं वो डरे हुए हैं, वो भागे हुए हैं, आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं, ये बात तो हम मानते हैं। आज अगर कहीं अपराधी जो है, अगर 2-4 काउंटर कर दिया गया है तो इससे अपराधी डर तो खा रहा है, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन अपराध भी बढ़ा है। अभी भी देखता हूं कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने क्या हुए हैं। अब उदाहरण एक तो अभी मध्य प्रदेश का, उसका नाम यूपी की बात करिए। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात। तो आप यूपी की बात करिए, यूपी का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, तो यूपी के भी चुनाव में
जगह जगह जो है बहुत गलत काम हुआ है। और उसके लिए कारण यही है कि आज कहा जा रहा है कि ये जो है मनमाना तानाशाही शासन, ठीक है मानते हैं, जैसे मान लिया काउंटर कर दिया गया तो काउंटर के दस जो अत्याचारी लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, जनता का शोषण करने वाले, जो आज लूट के शोषण करने वाले, वो भय खा रहे हैं, ये बात मानते हैं। लेकिन हर जगह की बातें उतने पर अगर भय अगर होता तो आज इस तरह से बलात्कार जगह जगह न होता, अत्याचार न होता। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है कि पूर्व की सरकारें, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या कोई सरकार रही हो, उनमें तो कोई न कोई ऐसी कमी थी कि भाजपा इतनी प्रचंड बहुमत पे आई? अब क्या जो है बदल गया कि जो है सपा अपनी दावेदारी कर रही है? आप ठीक कर रहे हैं। होता क्या है, जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है, प्रकृति का नियम शाश्वत नियम है परिवर्तनशील होना, उसी प्रकार से जनता भी जो है परिवर्तन हमेशा चाहती है। क्योंकि ऐसे नेताओं का जो ऐसे कुछ आदेश कर देते हैं कि जनहित जनता सोचती है कि वास्तव में इनके आने पर हो सकता है मेरा कल्याण हो सके, इसलिए जनता रुझान ले लेती है कि बदल कर देखा जाए कि क्या होता है। तो ये सब बातें हैं। और बाकी ऐसी कमियां तो मैं तो जानता हूँ कि हर इंसान में त्रुटियां होती हैं, अगर वो त्रुटि न हो तो पूर्ण परमात्मा हो जाए। ठीक उसी प्रकार से हर पार्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कमियां होती हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी से अगर आपको मौका मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो कोराओं के लिए आपके मुद्दे क्या होंगे? अगर मुझे मौका मिला, सफलता मिलेगी यह उम्मीद है। अगर सफलता मिली तो मैं क्षेत्र की जो भी समस्या है, तो बात की बात है। हाँ, पहले आप जब चुनाव में जाएंगे, मेरा मुद्दा है, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? जनता से क्या कहेंगे? मेरा मुद्दा है कि आज जो एरिया जहां वास्तव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसकी आवाज उठाऊंगा सिंचाई की व्यवस्था के लिए। और जहां भी असुविधाएं दिखाई दे रही हैं, जो जनता की समस्या है, उस समस्या को लेकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित है उसको हल कराने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जोरदारी से उसकी आवाज उठा करके मांग करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। जो भी जनता की समस्या क्षेत्र की होगी, अगर जनता ने आपको विधायक बना दिया, हाँ, तो लालजी पाल धनगर का पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद प्रथम तो जनता से मिलना होगा, क्योंकि ये जनता विधायक है, जनता चुनती है। आपको लगता है जनता के बीच में प्रतिनिधि नहीं रहते हैं क्या विधायक बनने के बाद? रहते हैं लेकिन बहुत कम रहा करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जनता विधायक बनाई है, जनता विधायक बनाई है, वो विधायक है, मैं नहीं हूँ। आप तो पहले से मान चुके हैं कि यहाँ लड़ाई राजबली जयसल और भाजपा में होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रत्याशी के ऊपर निर्भर है। अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट समझ करके सही चुनाव विधानसभा के कार्यकर्ताओं के अनुरूप प्रत्याशी उतारेगी तो निश्चित है सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई रोक नहीं सकता। अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए धनगर जी, अगर रामकृपाल को हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें, रामदेव निडर, लालजी पाल धनगर, अखंड प्रताप भास्कर, इन दोनों में चुनाव करना हो तो आप अपने अलावा किसको चुनेंगे? मैं अखंड प्रताप भास्कर जी हो चाहे रामदेव निडर भाई हो, क्योंकि रामदेव निडर भाई को मैं स्वयं अपने आप बात नहीं कर सकता। अब पूरी बात अपने साथियों की, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के कार्यकर्ताओं की, विधान पदाधिकारियों की बात में खुल करके अब इसमें कहना उचित नहीं समझता। लेकिन वह केवल विधानसभा के पदाधिकारियों और पूर्व बूथ से लेकर के सभी की दुख की बात के अनुरूप की बात है। वो क्या चाहते हैं, अगर उस तरह से रिपोर्ट जाएगी और प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तभी वो सफल हो सकेगा। मैं अभी कह दूं, उनको कह दूं, कुछ बात नहीं कर सकता। पुराने साथी रामदेव निडर भाई है और मैं भी 1992 से पार्टी में शामिल हुआ, दिसंबर से। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं अपने से कहूं, थोड़ा ये शोभा नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं खुलकर बात कह भी सकता था, लेकिन बचाना पड़ रहा है, हमारे साथी हैं। बाकी ये देखिए, ये इसमें रामदेव निडर भाई को क्या है, हमारे साथी क्या रिपोर्ट चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, और विशेष कर तो बात मैं अपने मुख से कह नहीं पा रहा हूँ, कह दूंगा तो और साथियों को लगेगा हमारे जो प्रत्याशी हैं। अच्छा, ये रामकृपाल कोल के आने से सपा में कोराओं में इतना खलबली क्यों मची? खलबली इसलिए मची है कि ये 2 बार विधायक रहे सपा के समर्थन से, और सपा के कार्यकर्ताओं पर ये ध्यान नहीं दिए, कोई तरजीह नहीं दिए। ये बात पार्टी की कार्यकर्ताओं, पार्टी की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह कि ये समाज में कहीं बड़ी बड़ी जिम्मेदारों और कहीं कहीं चाहे वो वन विभाग हो, जगह जगह गिरवाटी, जगह जगह झंडा गाड़ दिया करते थे, जमीनों पर वो करते थे, लोगों के बीच में स्वीकार्यता कुछ जो है। अब इसलिए समाज में जो सामाजिक चर्चा मैं सुन रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की रिपोर्ट को जानते हुए बात को व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए धनगर जी, आप जो है जनता को, कोराओं की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कोराओं की जनता को
संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरे समाज, इस विधानसभा के समस्त भाइयों, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग, अगर टिकट मुझे मिला, सफलता मिली, तो निश्चित है कि आप लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा और आप लोगों के लिए हमेशा लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोग विधायक हैं, मैं नहीं हूँ, आप लोग ही मुझे बनाए। विधायक आज बन करके मैं कहूँ विधायक जी हुजूरी कराऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। जो चीज़ है, बजट है, खुलासा रहेगा, ये मैं चाहता हूँ जनता के बीच, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं। चलिए, और मेरे लिए सम्यक भावना की बात रहनी चाहती, सोचता हूँ कि सम्यक होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ साथियों का दबाव भी कभी नेताओं के ऊपर होता है, लेकिन इसको मैं दरकिनार करना चाहता हूँ। फिर भी परसेंटेज की बात है तो बात अलग है, कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन इसको दरकिनार करना चाहता हूँ। चलिए धनगर जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे मिलकर के। आप जो मेरी बातों को, विचारों को आप पिए, इसलिए मैं आपको कोट बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत शुक्रिया है। बड़ी खुशी है मुझे आपसे मिलकर के, आपसे कम से कम मैं अपनी बातों को रख सका, इसलिए मुझे खुशी रही है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ कोरांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार लालजी पाल धनगर जी थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर अच्छा प्रत्याशी देती है तो वह जो है एक चुनौती पेश करेगा और चुनाव जीत सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी चयन में विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। लालजी पाल धनगर जी का ये भी कहना है कि विधायक बनने के बाद वो जनता में रहेंगे और कोरांव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।